Yes, a very good morning to all of you. Today we are going to study next topic of chapter number 4, class 12th. Next topic is magnetic field at a point on the axis of circular loop. ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप. एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी बात हमें करनी थी. ठीक है, अब कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कौन बताएगा मेरे को, कौन कौन है अपने लाइन पे. ओके, यस हिमांक. What was the magnetic field at a point due to at center of a circular current carrying loop? Yes, Himank, can you tell me? Yes, Mokshi. मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था बच्चों? वेरी गुड, म्यू नॉट आई ओवर 2a. दिस वॉज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई ओवर 2a, जहाँ आई होता है उसकी करंट जो उस लूप में जा रहा है एंड a इज़ द रेडियस ऑफ दैट लूप. ठीक, ये हमने कल पढ़ा था. ठीक, चलिए तो अब आगे की बात करते हैं. अब हमें सेंटर की बात नहीं करनी है, अब हमें क्या बात करनी है कि कोई सर्कुलर लूप है. ठीक है, क्या है? सर्कुलर लूप. अभी तक तो आपने उस सर्कुलर लूप के सेंटर पॉइंट पर क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड. अब हमें सेंटर पर नहीं निकालना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें उस लूप के एक्सिस पर एक्सिस पर हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए आप ये मान सकते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बैंगल. ठीक है, यूँ मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर. आपको जो फिगर दिखेगा यहाँ पर, वो फिगर कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा. यानी हम यहाँ पर 3D का फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको मोस्टली इमेजिन करना पड़ेगा. ठीक है, तो कोशिश करें, जितना मैं बताते जा रही हूँ 1 by 1 एक साथ आप इमेजिन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज़ अ लूप. ये क्या है? एक लूप है जिसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे. कैसे जा रहा है करंट? ऐसे. ठीक है, इस तरह से करंट जा रहा है. अब इस तरह से अगर इसमें करंट जा रहा है तो मैंने इसको ऐसे रख दिया. आपके लिए कैसे रखा हुआ है ये? ऐसे. यानी ये जो आपको रिंग दिख रहा है यहाँ पर, ये रिंग किस टाइप से रखा हुआ है, आपके लिए ऐसे रखा हुआ है. ठीक, और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या बनाई है आपने, करंट की डायरेक्शन बनाई है ये. यानी टॉप पॉइंट पर तो करंट आउटवर्ड आ रहा है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर करंट इनसाइड द बोर्ड जा रहा है. समझ में आ रही बात? यानी हमने क्या किया, इस बैंगल को ऐसे रखा, तो अब इसमें करंट कैसे जा रही है, इस तरह से. ठीक, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली. ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक, तो अब इस सर्कुलर लूप के वजह से इसके सेंटर पर तो आपने निकाल लिया था कि म्यू नॉट आई ओवर 2a होगा. ठीक, अब इस सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, आप लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में क्या पढ़ के आए हैं कि एक्सिस क्या होती है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस जिसको बोलते हैं. ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होती है आपकी उस पर्टिकुलर रिंग के सेंटर पॉइंट से पास होने वाली एक एक्सिस. ठीक, तो ये जो एक्सिस मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये दिख रही इस तरह से, ये एक्सिस क्या है, इस एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा. यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. यानी यूँ मान लीजिए कि आपके पास ये रिंग जिसमें कि करंट जा रहा है, कैसे, इस पॉइंट से तो बाहर आ रहा है और इस पॉइंट से अंदर जा रहा है ये. ठीक, इसके अंदर ये हो गई आपकी इसकी एक्सिस. इस रिंग की रेडियस, ये वाली रेडियस, ये है कैपिटल R. ठीक, तो अब इस रिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या माने कि ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी वो पॉइंट दे देगा आपको और कहेगा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप.
इस सर्कुलर लूप में करंट जा रहा है और इससे इसके सेंटर से यहाँ से आपको डिस्टेंस दे देगा कि यहाँ से सेंटर कितना है, x डिस्टेंस पर है, तो x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअल में एक्सिस किसको कह रहा है, वो एक्सिस कह रहा है इस सर्कुलर लूप के सेंटर पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने फिगर बनाया, डेरिवेशन बहुत आसान है, केवल आपको डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने सर्कुलर लूप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक, तो यहाँ आप समझ लेंगे तो हो सकता है वहाँ भी आप समझ पाएँ उसी चीज़ को। ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो फिर एक बार एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने ये क्या बनाया, दिस इज z एक्सिस, z डैश। ठीक, दिस इज y एक्सिस, यानी कि ये जो रिंग रखी है ये कौन से प्लेन में रखी है, yz प्लेन में रखी है, इस तरह से। ठीक, और इस डायरेक्शन में है हमारी x एक्सिस। ठीक, 3 डायमेंशन में इमेजिन करिए कि रिंग तो कैसे रखी है, इस z एक्सिस और y एक्सिस के प्लेन में रखी है और x एक्सिस के अलॉन्ग हमारा पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पर इस रिंग की रेडियस है मान लीजिए r, कैपिटल R। ठीक, इस रिंग का सेंटर है O। इस रिंग के अंदर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी यहाँ से तो किधर आ रहा है, बोर्ड के बाहर, और यहाँ से जा रहा है बोर्ड के अंदर। ठीक, ये ध्यान रखना कि यहाँ से करंट किधर जा रहा है, इधर आ रहा है, यानी ये लूप कैसे है, ये ऐसे है, इट इज लाइक दिस, एंड करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन इन विच माई हैंड इज मूविंग। ठीक है, इस तरह से करंट जा रहा है, तो इस पॉइंट पर करंट बाहर, इस पॉइंट पर करंट अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिंग के कारण हमें P पॉइंट पर, जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है, ठीक, उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई? कैन यू इमेजिन? यस, कैन यू इमेजिन? ठीक है, चलें आगे। बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो यहीं पूछ लेना क्लास में ही। चलें आगे, देखिए, तो अब इस रिंग के कारण हमें निकालना है इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, क्या चीज़ है, वी नो ओनली वन लॉ विच डिटर्मिन्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। यही लॉ हमें पता है। ठीक, अब इस लॉ के 2 फॉर्म्स थे, एक वेक्टर फॉर्म और एक स्केलर फॉर्म। ठीक है, नाउ किंजल भट्ट विल टेल मी व्हाट वाज द स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। किंजल भट्ट, बायो-सावर्ट लॉ की स्केलर फॉर्म क्या थी? आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वेयर, ये था फॉर्म। ठीक है, दिस वॉज स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ क्या होगा, ये मुझे कौन बताएगा? यस, ऋषिका विल टेल मी what was magnetic field in vector form according to Biot-Savart law? Yes, Rishika. Is equal to I dl cross r cap upon r cube.
अच्छा बेटा एक बात यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ मैंने शायद आप लोगों को आर कैप लिखा है, यहाँ पर आर वेक्टर आएगा, ठीक है, तो प्रॉपर होगा। आर कैप के डायरेक्शन के लिए हमने आर कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखा, तो वहाँ पर आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब आया, ठीक। तो सभी स्टूडेंट्स इसको करेक्शन कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये था वेक्टर फॉर्म में और ये था स्केलर फॉर्म में, ठीक। इसको बराबर ध्यान रखना, यानी हमारे पास यही एक लॉ है जो कि क्या बता रहा है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल की वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैल्यू कौन बताता है, ये वाला फॉर्मूला। डायरेक्शन कौन बताएगा, तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक। तो अब यही लगाते हैं यहाँ पर, ठीक, अकॉर्डिंग टू। अब इसको मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे आज यहाँ, ठीक है। इसको थोड़ा समझने में आसान रहेगा आपके लिए। आपको ये बताया था कि dl क्रॉस r है यहाँ पर, ठीक। तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से अगर आपके पास a क्रॉस b अगर किसी c वेक्टर के बराबर आ रहा था, अगर आपको 11th क्लास की बात ध्यान हो, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर अगर है, तो इसका मतलब ये है कि a वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू c वेक्टर एंड b वेक्टर विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। इसका ये मतलब होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में सारे वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाता है सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वेक्टर्स का ही प्रोडक्ट होता है, पैरेलल वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0, ठीक। तो ये बात अगर आपके दिमाग में है तो यहाँ पर ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक। चलें आगे। थ्योरी लिखाने की ज़रूरत है, या थ्योरी का मैं आज एक काम करूँगी, आपको PDF बनाकर भेज दूँगी, ठीक है बेटा। मैं डायरेक्टली आपको केवल समझाते जा रही हूँ, या लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए थ्योरी भी, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंसिडर अ लूप कैरिंग current I having radius r, सॉरी स्मॉल r नहीं कैपिटल R माना है, ठीक है, हैविंग रेडियस कैपिटल R, ठीक। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल डू, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P we use Biot-Savart law. What do we use? Biot-Savart law, ठीक है। और बायो-सावर्ट लॉ क्या है, बायो-सावर्ट लॉ है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये है, ठीक। इसका यूज़ करेंगे, इसके लिए हम कोई लेंथ एलिमेंट स्मॉल लेंथ dl, ये लो, ये कह दिया मैंने A पॉइंट, ये कह दिया मैंने B पॉइंट, और ये मिड पॉइंट जो इसका है दैट इज C, ठीक है। A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जहाँ पर एक्सिस जा रही है उसको मैंने कहा C, और ये AB क्या है, AB इज स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL, ठीक। इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन होगी ये वाली, क्योंकि करंट वहाँ से बाहर आ रहा है, तो सर्कुलर लूप भी कैसे बन रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बन रहा है, यानी यहाँ पर इसका DL एलिमेंट कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे, ठीक। इस dl एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, ठीक। तो इसको निकालने के लिए मैंने बीच का जो C पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से पॉइंट P पर, कहाँ ज्वाइन किया, पॉइंट P पर, ठीक। और कह देते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, कितनी है ये डिस्टेंस, स्मॉल r, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है इसको हम कह देते हैं दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। चलिए,
तो अब इस dl एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, इसको ऐसे लिखिए, करंट कैरिंग एलिमेंट की बजाय लिखिए ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl, स्मॉल लेंथ dl, और ये dl कौन सा ले रहे हैं हम? ACB वाली आर्क, ठीक, AC, ये C पॉइंट यहाँ पर है भाई, मिड पॉइंट, दिस इज Z एक्सिस एंड दिस पॉइंट मिड पॉइंट इज C, ठीक। तो ACB आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर डेवलप होगा एट पॉइंट P, दैट विल बी इक्वल टू DB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ठीक है, I करंट इसमें जा रहा है, DL लेंथ की हम बात कर रहे हैं। अब थीटा किस किस के बीच में होता है? DL और R के बीच में, ठीक। तो उसकी बात हम करेंगे, पहले मैं यहाँ पर साइन ही लिख देती हूँ, साइन थीटा ही लिख देती हूँ फिलहाल। यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी उसकी बात करेंगे। डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से यहाँ तक का? यहाँ पर भी स्मॉल r स्क्वायर है, ठीक है। अब थीटा की बात करें तो थीटा यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, थीटा इस पॉइंट पर क्या होगा ये समझने के लिए देखो, देखो ये आपकी रिंग, ठीक। इस रिंग से आपने कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ है पॉइंट? यहाँ पर, ठीक। इस रिंग से आपको क्या करना है? इस पॉइंट पर क्या निकालना है? एंगल देखना है कि आर क्या हुआ आपका? एल वेक्टर तो इधर, एल वेक्टर इधर, यानी इसका मतलब ये एल वेक्टर तो टेंजेंशियली होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ऐसे एल वेक्टर कैसे होगा? करंट की डायरेक्शन में, और करंट कैसे जा रहा है? यूँ, ठीक। तो इस पॉइंट पर करंट कैसे है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियली यूँ होगा, ठीक। उसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंजेंशियली ऐसे है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन, ठीक। इसी पॉइंट से अगर मैं, यहाँ पर है आपका P पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से अगर मैं मेरा हाथ लगाऊँ यूँ, ठीक है, रुको, इसको ऐसे देखो, तो इसको तो ऐसे मान लें आप, और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाएं, ठीक। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये नीचे वाला एंगल नहीं देखना है, किस किस के बीच का एंगल देखना है? ये आपका लेंथ वेक्टर, ठीक, और ये हो गया आपका स्मॉल r वेक्टर, ठीक। समझ में आ रही है बात? ये आपका लेंथ वेक्टर और ये हो गया आपका r वेक्टर, स्मॉल r वेक्टर। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? दिस इज 90 डिग्री। ऑब्वियस है भाई, यहाँ पर टैंजेंट आप बना रहे हैं, इस टैंजेंट के से आप एक पॉइंट यूँ ज्वाइन कर रहे हैं, तो 3D में इमेजिन करो तो ये एंगल कितना आ रहा है? 90 आएगा, ठीक। इसके और इसके बीच में एंगल क्या आएगा? 90। आपको रिंग के और उसके बीच में नहीं देखना, आपको ये एंगल, ये वाली लाइन और इसके बीच में ऐसे ज्वाइन होने वाली लाइन, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है? 90 डिग्री। चाहे ये ऐसे टिल्ट हो जाए तो भी एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, ठीक। भाई ये ऐसे है, इस वाली लाइन को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये वाले एंगल पर कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ रहा है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? भाई रिंग कैसे है? रिंग ऐसे है, ठीक है। रिंग ऐसे है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेंथ वेक्टर तो ऐसे, और यहाँ से आपने इस पॉइंट तक रेडियस r जो लेंथ बनाई वो ऐसे है, ठीक। ये पॉइंट से इसका एंगल तो क्या है? 90 डिग्री। वो अलग बात है कि मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकती हूँ कहीं पर भी, लेकिन एंगल तो क्या रहेगा? 90 डिग्री, ठीक। चाहे मैं यहाँ ले लूँ, 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 तो हर जगह एंगल तो क्या बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक। इसका मतलब लेंथ वेक्टर और इस DL और इस R के बीच में, L इधर और R के बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? एनीबडी हैज़ एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है कि यहाँ पर साइन 90 ही क्यों लिखा हमने? ठीक है, क्योंकि इस R वेक्टर और लेंथ वेक्टर ऐसे है, लेंथ वेक्टर आपका
कुछ इस तरह से, यूं है लेंथ वेक्टर और ये आपका ऐसे है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, हमेशा ही 90 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो यही हमें चाहिए होता है यहाँ पर DL और R के बीच का एंगल। ठीक, दिस इज साइन 90, साइन 90 इज 1। ठीक, तो यहाँ से साइन 90 को क्या लिख दें हम, 1 लिख दिया, तो ये हो गया आपका स्मॉल dB, एलिमेंट कितना आ गया, म्यू0/4 I dl ओवर R स्क्वेयर। ठीक, ये तो हुई मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में क्या करेंगे हम, डायरेक्शन हमें निकालनी होती है तो हमारे पास एक ही रूल है, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्या करिए, इस पर्टिकुलर रिंग को पकड़िए, किस डायरेक्शन में, कि लेंथ की डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करे राइट हैंड का। ठीक, तो यही ले लेते हैं वापस आपकी रिंग, ये रिंग, करंट की डायरेक्शन, ये यहाँ पर है आपका ACB, इस पॉइंट पर है आपका ACB। कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, ऐसे ही जा रहा है, बोर्ड में दिख रहा है। ठीक है, ये जो लूप बन गया, ठीक है, ये जो लूप बना है, इसके यहाँ पर अगर इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करूँ, थंब रूल लगाऊँ। थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे कि थंब किसकी डायरेक्शन में हो, आपका थंब ये रहा, ये किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में। तो अब पकड़ेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है आपका, मैंने क्या किया, फिगर को ऐसे रखा हुआ है आपके लिए, यहाँ पर थंब, इसको आप पकड़ के और उस पर्टिकुलर, यहाँ पर अगर वो पॉइंट P है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे तो क्या होगा, उसको धक्का कैसे लगेगा, कुछ इस तरह से, यूँ ऊपर की तरफ। कैसे लगेगा धक्का, यहाँ से, भाई मैं 2 उंगलियाँ करके बता रही हूँ आपको, यहाँ से धक्का मारोगे तो कैसे लगेगा, यूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर धक्का लगेगा तो कुछ ऐसे लगेगा। ठीक, यानी यूँ कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा वो कैसा लगेगा, कुछ ऐसे लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ACB की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर, एनी डाउट स्टूडेंट्स, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो कि DB की डायरेक्शन कैसे आई, बस यही समझने की बात है, बाकी सब चीज़ें तो बहुत आसान है इसमें, केवल आपको यही समझना है कि वहाँ पर DB आया कैसे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पॉइंट P, ये लो आपका पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट P है और ये आपका लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट से आप पकड़ेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर धक्का किधर लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस फॉर्म में लगेगा ना, तो उसी को मैंने किस तरह से दिखा दिया, ये हो गया आपका DB। ठीक, क्लियर, एनी डाउट स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है तो बोल दें बच्चों अभी, एनीवन, ओके, तो आई होप सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर अब हम इस करंट एलिमेंट के बाद अब हम एक और करंट एलिमेंट लेते हैं जो कि जस्ट इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर है। ठीक, ये Z, ये Z' है, तो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर हम एक और पार्ट ले लेते हैं, क्या, एक और लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, A', B', और ये सेंटर पॉइंट है इसका C'। ठीक है, अब इस सेंटर पॉइंट से हम क्या करें, अगेन यहाँ पर इस स्मॉल, इसको भी लेंथ क्या मान ली, इसकी भी A', B' इज ऑल्सो इक्वल टू DL, स्मॉल लेंथ मान ली। ठीक, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी हम क्या कर दें, इस पॉइंट को ज्वाइन करें। ठीक, इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये एंगल भी आपका थीटा ही आएगा, ये एंगल भी कैसे आएगा, थीटा ही आएगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी आपकी R ही आएगी, ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी आपके पास, स्मॉल r, जितनी ये आ रही है उतनी ये आएगी। कैसे, तो देखो, मान लो ये रिंग है आपकी, यहाँ पर पॉइंट है, तो इन सभी से आप जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी ना। तो क्या इन लाइन इसके सेंटर पॉइंट पर मिला रहे हो तो ये लेंथ्स जो होंगी, ये सारी की सारी लेंथ्स इक्वल होंगी, ये एक तरह से एक कोन बनेगा और कोन का वर्टेक्स होगा यहाँ पर। अगर आप इस पर्टिकुलर रिंग से आने वाली सारी लाइंस को ज्वाइन कर दें तो ये कोन बनेगा जिसका वर्टेक्स यहाँ पर है, जहाँ पर आप P पॉइंट ले रहे हैं।
ठीक है। और उस पॉइंट से अगर आप देखें तो उसके सेंटर वाली एक्सिस से जो एंगल दोनों साइड बनेगा वो सेम ही बनेगा, थीटा थीटा मान लिया हमने, ठीक। और ये लेंथ भी सेम ही रहेगी भाई। स्लैंट हाइट कोन की, अगर राइट सर्कुलर कोन है तो उसकी स्लैंट हाइट क्या रहती है, सेम रहती है हर जगह, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो। तो वही चीज़ यहाँ पर, यहाँ से आप ऐसे लेंथ खींचो, यहाँ से यहाँ तक लेंथ खींचो, यहाँ से यहाँ तक यूँ खींचो, तो भी एक ही बात है, ऐसे खींच लो तो लेंथ तो कितनी आएगी, सेम आएगी हर जगह पर, एक तरह से कोन बनेगा। अब डायरेक्शन की बात कर लें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ DL ACB, उसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इतना आया। और यहाँ से आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ A डैश C डैश B डैश, जो जिसकी भी लेंथ हमने कितनी ली है, स्मॉल dl, ठीक, ये ले ली। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl ओवर r स्क्वायर। यहाँ पर भी साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा कैसे आएगा भाई, रिंग ऐसे, ठीक, रिंग ऐसे तो लेंथ वेक्टर अंदर, लेंथ वेक्टर अंदर, पॉइंट हमारा P कैसे है, इस तरह से, ठीक, कुछ इस तरह से, लेंथ अंदर, पॉइंट P यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर मैं उस पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो ये जो पॉइंट आपका बनेगा, अगेन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन 90 और साइन 90 इज अगेन 1, ठीक। तो इसको भी रिमूव कर दीजिए। तो इसका मतलब dB, इसको मैं कहती हूँ dB डैश, ठीक है। dB डैश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये A डैश C डैश B डैश की वजह से है और ये dB किसकी वजह से है, ACB पार्ट की वजह से। डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पर दो लेंथ ली है हमने, ठीक। क्यों ली है अभी समझ में आ जाएगा। देखो dB डैश इतना आ रहा है, अब इसकी और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो वैल्यू तो सेम है, दिख रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl ओवर आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl ओवर आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए फिर वही हमारे पास एक ही तरीका है, लेंथ रूल, सॉरी राइट हैंड थंब रूल। तो ये आपकी रिंग, ठीक, रिंग में नीचे वाले पॉइंट पर कहाँ जा रहा है करंट, अंदर, नीचे वाले पॉइंट से निकाल रहे हैं ना अब, तो नीचे वाले पॉइंट पर करंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड, इट इज़ गोइंग दिस वे। और इस साइड जा रहा है, तो यहाँ कोई पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से यहाँ पर है। तो अब हम लेंथ वेक्टर कैसे लेंगे, हमारा अंगूठा इसकी तरफ, ठीक, पॉइंट P यहाँ, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में। अब यहाँ से पकड़ो, P पॉइंट पर धक्का कहाँ मारोगे, किधर जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, ठीक, बाहर की साइड। यानी P पॉइंट पर जो dB डैश बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये आ जाएगा आपका dB डैश। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक, ये आपका क्या आ गया, dB डैश वेक्टर। क्लियर हुई डायरेक्शन, ठीक। यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा था तो इसलिए हमें रिंग के अंदर से हाथ डालना पड़ा, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर करंट ही अंदर जा रहा है, तो करंट अंदर जा रहा है तो पकड़ेंगे तो इसको कैसे मारेंगे धक्का, इस तरह से, तो इसीलिए वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ये यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे बच्चों कि यहाँ पर मैंने साइन 90 कैसे लिया। यहाँ आप क्या मेंशन करेंगे, सिंस एंगल बिटवीन ACB एंड या एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड R वेक्टर इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी साइन 90। और फिर ये अगला स्टेप लिखेंगे, ठीक है। मैंने दोनों स्टेप एक ही में कर दिए हैं, आप इसको लिख के मेंशन करके फिर अगले स्टेप पर आएंगे। क्लियर, चलें आगे। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया होगा। अब मैं दोनों पार्ट्स लिख देती हूँ, बाकी सब आपके लिए रिमूव कर देती हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ DL भी हमने मेंशन कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर dB आपका आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl ओवर R स्क्वायर था और dB डैश भी इतना ही है,
ठीक है। अब देखो, अब इनको ऐसे बहुत सारे वेक्टर मिलेंगे। भाई ये रिंग है, रिंग का यहाँ का टुकड़ा लिया तो आपको एक db डैश मिल गया, यहाँ का लिया, यहाँ का लिया, यहाँ का लिया। ये पूरी लेंथ के आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस लेके उस पर्टिकुलर P पॉइंट पर क्या मिल जाएगा आपको, छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएंगे। उन सभी का वेक्टर एडिशन कर देना तो आपको क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब वो सभी का एक छोटे छोटे टुकड़े लें और फिर सबका वेक्टर एडिशन कैसे करें, तो सीधे सीधे क्या कर दें, इंटीग्रेट। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले एक बात समझो, यहाँ पर ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक बात है। यहाँ पर इस P पॉइंट पर मैं दो एक्सिस बना रही हूँ, एक तो ऑलरेडी बनी हुई है एक्स एक्सिस और एक ये Z एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, दो एक्सिस बना दी हमने, ठीक। ये dB वेक्टर आपका ऐसे है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा ये तो 90 होगा पूरा, यहाँ से और यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा, होगा नहीं होगा भाई, ये वाला बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक बात है। अब इस r वेक्टर और dB वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, r वेक्टर और dB वेक्टर तो आपको बायो सावर्ट लॉ का हमने क्या कहा था कि dB आपको कब मिलता है, जब आप dl क्रॉस r वेक्टर करते हैं तब मिलता है, ठीक। तो हमने ये बात कही है कि इस केस में dB परपेंडिकुलर रहेगा r वेक्टर के साथ, dB जो वेक्टर होगा वो हमेशा ही क्या आएगा, r वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर, यानी ये जो dB बन रहा है ना ये इस r वेक्टर के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल r और dB के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा, कितना होगा भाई, दोनों मिला के 90 है, ये 90 माइनस थीटा ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। जिनके नहीं समझ में आ रहा है इसको ऐसे समझ लो, 90 माइनस थीटा प्लस मान लेते हैं इसको x है, ये x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90 से ये 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 यहाँ से यहाँ जाएगा तो 90 माइनस 90 0, तो माइनस थीटा को उठा के फिर इधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू थीटा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो ये एंगल कितना हो गया आपका, थीटा, ठीक, ये एंगल थीटा हो गया। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। क्या कह सकते हैं कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। बिल्कुल वही ये पैटर्न है कि भाई इस r वेक्टर के साथ ये वाला dB जो वेक्टर है ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, थीटा, क्योंकि इसका और इसका सम 90 है और यहाँ से और ये एंगल भी 90 है, ठीक है। तो ये कुछ ज्योमेट्री आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल भी हो गया आपका थीटा, ठीक। अब ये दोनों एंगल थीटा हो गए, तो अब जो dB आपको दो वेक्टर मिले, एक dB और दूसरा dB डैश, इन दोनों वेक्टर्स के आप कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। क्यों, ताकि हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकें। कैसे, इस dB के आप कंपोनेंट निकालोगे, dB का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, इट विल बी dB cos थीटा, एंगल एडजेसेंट में है इसके, ठीक। इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, dB cos थीटा। इसी का इधर निकाले परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा dB sin थीटा, आएगा नहीं आएगा, ठीक। इसी तरह से इस dB डैश वेक्टर का आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें तो वो क्या आ जाएगा, dB डैश cos थीटा, ठीक। और इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो वो dB डैश sin थीटा आएगा, ठीक। और यहाँ डैश मैंने किस लिए लगाया था, केवल ये बताने के लिए कि ये A डैश B डैश C डैश पार्ट का हिस्सा है, जबकि मैग्नीट्यूड तो dB डैश और dB की सेम आई थी, ठीक। तो इस dB डैश तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ dB इज इक्वल टू dB डैश, ये है, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या लिख देते हैं, dB cos थीटा एंड dB sin थीटा लिख सकते हैं। एनी डाउट स्टूडेंट्स, कोई डाउट है,
क्लियर? चलें आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये dB cos थीटा है, ये भी dB cos थीटा है, दोनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन 180 डिग्री पर, तो वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा इन दोनों का? 0, एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये भी dB cos थीटा है, ये भी dB cos थीटा है। ठीक, मैग्नीट्यूड अगर छोटी बड़ी होती तो बड़े में से आप छोटे को सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन अब यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स दिख रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो वेक्टर एडिशन 0। इसका मतलब कि जो यहाँ पर ये जो रिंग है, इस रिंग के कारण, इन दोनों पार्ट्स के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको दो ऐसे वेक्टर मिलेंगे जिनके की कॉस कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। केवल साइन कंपोनेंट्स जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है वही बचेगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा इनका भी, ये भी dB साइन थीटा, ये भी dB साइन थीटा। समझ में आ रही है बात? ठीक, इसी तरह से इस रिंग के ऊपर हर एक डायामीटर के दो एंड्स आप ले लें और उन डायामीटर के दोनों एंड्स पर dl लेंथ ले लें, तो वो जो dl लेंथ्स होंगी वो आपस में एक दूसरे के जो y कंपोनेंट्स, या यूँ कह लीजिए कि cos थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट आएगा और वो cos थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा कट जाएगा। ठीक, बचेगा क्या? बचेगा केवल dB साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो कि x एक्सिस के अलोंग होगा। समझ में आ रही बात? जो कि x एक्सिस के अलोंग होगा। क्लियर? समझ में आई बात? एनी डाउट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पर जितने कंपोनेंट्स आएंगे, सभी जो पार्ट्स आएंगे उनमें से केवल साइन थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा, कॉस थीटा वाला कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम साइन थीटा वाले कंपोनेंट को ही इंटीग्रेट करें, दूसरे को क्यों करें? क्योंकि वो तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल लूप, इस पूरी लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा? तो वो लिख दीजिए आगे। देखिए, नाउ आई मस्ट राइट हियर, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ना इसको ऐसे लिखिए, resolving dB and dB dash into their rectangular components, we find that their cos component, or I must write their perpendicular, नहीं perpendicular मत लिखिए, उसको लिखिए their dB cos theta component, dB cos theta component cancels each other, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, सो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप we integrate, due to whole loop we integrate the component dB sin थीटा। क्या कर दें? dB sin थीटा वाले कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट करें। ठीक, यानी मैग्नेटिक फील्ड B at point P will be equal to integration of dB sin थीटा। dB sin थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें कहाँ पर? होल लेंथ, कंप्लीट सर्कुलर लेंथ पर, तो अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये मेरे को क्या दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड B।
ठीक, यानी हमें अब dB को इंटीग्रेट नहीं करना है, dB साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट बच्चों? ठीक है, और dB साइन थीटा, dB की वैल्यू रख देते हैं, साइन थीटा आपके पास एज इट इज़ रखिए, तो dB की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये लिख लीजिए पहले, तो इसके आगे यहाँ लिख रही हूँ, तो B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB वॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl ओवर r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक, ये आएगा। अब यहाँ देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, r हर एक पॉइंट की सेम रहने वाली है, साइन थीटा, थीटा भी हर एंगल का क्या बनेगा, जो कोण पर एंगल बन रहा है वो, ठीक, ये कोण का जो एंगल बनेगा वही थीटा रहेगा, तो हर एक का थीटा भी सेम रहेगा। ठीक है, और थीटा सेम रहेगा तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे आप, इन सबको कांस्टेंट्स को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, dl का। एक और शेड्यूल, टाइम तो खत्म कर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आपके पास 5 मिनट्स ही बचे हैं, मैं फटाफट इसको सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए, देखो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ओवर r स्क्वायर, साइन थीटा भी बाहर आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r, इसकी सरकमफ्रेंस, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl आपने कर दिया 2 पाई r, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ओवर r स्क्वायर, साइन थीटा dl की जगह क्या आ गया, 2 पाई इंटू कैपिटल R, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स। ठीक, एक्सप्रेशन क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 r स्क्वायर इंटू I इंटू साइन थीटा, या कैपिटल R भी लिखिए, इंटू साइन थीटा, ये आ गया। अब यहाँ से इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकाले तो क्या आएगा, साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, r बाय स्मॉल r। ठीक, फ्रॉम ट्रायंगल COP, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R बाय स्मॉल r। ठीक, ये वैल्यू यहाँ रख दें, तो ये वैल्यू यहाँ रखते ही क्या हो जाएगी, चलें आगे लिख दें फटाफट। ठीक, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 r स्क्वायर इंटू I इंटू कैपिटल R, साइन थीटा की जगह क्या रख दें, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, यार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाला r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा r क्यूब। ठीक, यानी साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी म्यू नॉट I r स्क्वायर ओवर 2 r क्यूब, ध्यान रहेगा ये। ठीक, अब ये जो स्मॉल r है ये तो क्या है, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि हमने हमारे हिसाब से स्मॉल r मानी थी। ठीक, तो इसको रिमूव करना है किसके केस में, कि आपको तो ये डिस्टेंस x दिया रहेगा। ठीक, तो इस डिस्टेंस की वजह से और इस r की वजह से आप क्या कर लेंगे, इसको, इस r क्यूब को बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, और इसको आप r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ से, ठीक है, चलें आगे, r की वैल्यू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 रख सकते हैं, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P विल बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर ओवर 2 इंटू
2 इंटू आर क्यूब है, ठीक है। आर क्यूब का मतलब कि यहाँ पर आर की जगह पर क्या रखें आप, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 रखना था, हाफ थी इसलिए 3/3 टाइम्स है तो ये आ गया 3/2, ठीक। ये 3/2 हो गया। इसका मतलब अब इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे। ये आपका आ गया जनरल फॉर्मूला। ये क्या आ गया आपके पास, जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। ये हो गया आपके पास जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो जनरल फॉर्मूला आ गया आपके पास, और डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग पी, और ये डायरेक्शन अगर मैं कह दूँ एक्स तो ये क्या होगी, डायरेक्शन इज अलोंग पी एक्स, ठीक। अब इसके स्पेशल केसेस फाइंड आउट करने हैं। स्पेशल केसेस क्या होंगे, तो देखिए स्पेशल केसेस, ठीक। तो स्पेशल केसेस फाइंड आउट करने हैं। तो स्पेशल केसेस में क्या हो सकता है, सबसे पहला केस कि अगर x इज इक्वल टू 0 हो, पहला पॉइंट मैं डाल के लिख रही हूँ, दिस इज केस 1। केस 1 यानी जब x इज इक्वल टू 0 हो, यानी वो पॉइंट कहाँ पर हो, P पॉइंट इसके सेंटर पर ही हो, तो ये जो डिस्टेंस x है ये क्या हो जाएगी 0। x 0 हो यानी मैं ऐसे लिखती हूँ, केस 1 पॉइंट P is at center of loop, लूप के सेंटर पर हो, तो सेंटर पर हो तो फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करिए भाई, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा, क्योंकि x तो हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा r की पावर क्यूब, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2r। यही था आपका फॉर्मूला। वहाँ पर r की जगह था a, जो आपने a रेडियस मानी थी, यहाँ पर रेडियस क्या है, कैपिटल R, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई ओवर 2r। दिस वॉज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक। वही फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर चलें आगे, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ये तो केस 1 हो गया, ठीक। चलें आगे, अब लिखते हैं केस 2। केस 2, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, नाउ वी राइट केस 2. Case 2 is when x is much greater than r, यानी रेडियस ऑफ लूप जो है वो बहुत छोटी है। जैसे अगर मेरी बैंगल थी तो वो इतनी सी थी, रेडियस तो इतनी, और पॉइंट ले लो आप यहाँ पर, तो इसके कंपेयर्ड ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस केस में केस 2 हो गया आपका when x is greater than r. In that case dB मैग्नेटिक फील्ड B will be equal to म्यू नॉट आई, कैपिटल R स्क्वायर था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 पाई, और डिनोमिनेटर में आपके पास था R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 था, ठीक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर R स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देन वी कैन नेग्लेक्ट एक्स स्क्वायर सॉरी R स्क्वायर इन डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर के आर स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली क्वांटिटी नेग्लेक्ट हो गई। यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से 1/2 से 2 स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई, यहाँ आ जाएगा x की पावर 3। ठीक, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट, एक मिनट, 4 पाई नहीं था बेटा, यहाँ पे 2 था, क्या था भाई, था ना। ठीक है, तो ये आएगा 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ भी आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2x क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। जब आपको ये एजम्पशन दे रखा हो कि आपकी x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ लूप, ये रेडियस, ये x, तो रेडियस बहुत स्मॉल है, x बहुत लार्ज है, तो इस केस में आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं x को, सॉरी r को, और आपका सोल्यूशन आएगा ये वाला। ठीक, इस तरह से अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए, क्या हो जाए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए, तो यहीं पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। सो विद दिस आज का ये टॉपिक एंड हुआ।